और इससे पहले के जो वीडियो में हम लोग ने अध्याय 1 देखा था, और जो अध्याय 1 था, इस अध्याय 1 के अंतर्गत हमने यूनानी भूगोलवेत्ताओं के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। यूनानी भूगोलवेत्ता हुए थे, एक बार उनको हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लगभग कितने जो भूगोलवेत्ताओं को देखा। तो हमने देखा था कि लगभग 10 महत्वपूर्ण जो यूनानी भूगोलवेत्ता हुए, जिन्होंने भूगोल के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। आइए देखते हैं जो ये यूनानी भूगोलवेत्ता हुए थे वो कौन कौन से थे। एक बार उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे जो नंबर 1 था, हमने देखा था होमर के संदर्भ में कि होमर ने किस प्रकार से भूगोल के विकास में योगदान दिया। नंबर 2 पे हमने देखा था कि जो थेल्स हैं, जिन्हें गणितीय भूगोल का संस्थापक कहते हैं, इन्होंने गणितीय भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमने देखा एनेक्सीमेंडर के विषय में, जो आपके एनेक्सीमेंडर थे, ये आपके एनेक्सीमेंडर जो थे, आपके एनेक्सीमेंडर, इनको भी क्या बोलते हैं हम, गणितीय भूगोल का संस्थापक कहते हैं। और यह जो है थेल्स के शिष्य थे, यानी थेल्स इनके गुरु थे। हमने देखा चौथे जो महत्वपूर्ण विचारक हुए थे वो थे आपके हिकेटियस, जिनको हम भूगोल का पिता कहते हैं। तो हिकेटियस जो है आपके, ये भूगोल के पिता हुए थे। 5 नंबर पे हमने देखा था हेरोडोटस को। इसको देखा आपका हेरोडोटस को, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पिता। तो ये भूगोल के पिता कौन है, हेरोडोटस हैं। और जो आपके भूगोल सॉरी इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, और भूगोल के पिता कौन है आपके, हिकेटियस हैं। फिर हमने छठवां जो विचारक था वो देखा प्लेटो के संदर्भ में। प्लेटो के बारे में हमने देखा। के वो हमने देखा अरस्तु के बारे में। अरस्तु, अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे। और फिर हमने देखा इधर जो है आपका इरेटोस्थनीज के बारे में, यानी कि जो आपका था, कौन था आपका इरेटोस्थनीज। और जो गुरु थे, इनके गुरु सुकरात थे। सुकरात क्या थे, प्लेटो के गुरु थे। और प्लेटो जो है ये अरस्तु के गुरु थे। और अरस्तु जो है ये किसके गुरु थे, ये सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु थे। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, इस क्रम को एग्जाम में ही पूछता है आपसे। फिर 9वें जो विचारक हुए थे जो हमने देखे थे वो थे आपके हिपार्कस। हिपार्कस। और था वो था आपका पोसी। ठीक है, तो पोसीडोनियस के संदर्भ में हमने देखा यहाँ पे। इस प्रकार से ये जो है, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जो भी ये विचारक हुए हैं इनकी चर्चा हमने की है कि कौन कौन से इन्होंने कार्य किए थे भूगोल के क्षेत्र में। आइए देखते हैं रोमन भूगोलवेत्ताओं ने किस प्रकार से भूगोल के विकास में योगदान दिया। देखते हैं कि यूनानी साम्राज्य के पतन के पश्चात, यानी जब यूनानी साम्राज्य समाप्त हो गया, तो उसके साथ ही यूनानी जो विद्वान हुए थे उनकी जो रुचि, इनका जो इंटरेस्ट था वो विज्ञान में कम हो गया। और इसके पश्चात पाश्चात्य रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। यानी अब क्या है कि जो रोम के लोग हैं उन्होंने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से ऐतिहासिक एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण रोमन भूगोलवेत्ता कौन कौन है। कि आपको 4 ऑप्शन दिए थे और ये पूछा गया था इनमें से कौन सा जो है आपका रोमन रोमन भूगोलवेत्ता है, तो कौन था आपका, वो स्ट्रैबो थे। हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ध्यान रखिएगा कि आपसे ये भी पूछता है कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 यूनानी होंगे या अन्य होंगे, और एक क्या होगा आपका रोमन हो सकता है, या जो भी प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछ सकता है आपसे। तो रोमन पूछा गया था चूंकि, तो कौन थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस समय, स्ट्रैबो थे। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया भूगोल के क्षेत्र में। तो स्ट्रैबो जो थे,
उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात, यानी स्ट्रैबो ने उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भागों का वर्णन 17 पुस्तकों की माला यानी ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में किया था। यानी क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सीरीज निकाली और उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और इसके कितने भाग हैं आपके, 17 सीरीज, 17 भाग थे इसके। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं भौगोलिक विश्वकोश। इसके पहले हमने देखा भी था कि भौगोलिक विश्वकोश का निर्माता कौन था, स्ट्रैबो था। स्ट्रैबो द्वारा तत्कालीन समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे पहला प्रयास किया गया। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितना भी नॉलेज था ज्योग्राफी का उसको एक जगह इकट्ठा करने का काम किया और उसी क्रम में 17 पुस्तकों की एक जो है ग्रंथमाला निकाली थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक विश्वकोश कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। देखते हैं आगे क्या किया उन्होंने। प्राचीन भूगोल के विषय में जो जानकारी आज उपलब्ध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्राचीन भूगोल के विषय में जो जानकारी आज उपलब्ध है वह मुख्य रूप से स्ट्रेबो की जियोग्राफी से लिया गया है, क्योंकि प्रारंभिक भूगोलवेत्ताओं द्वारा लिखी गई अधिकांश पुस्तकें विलुप्त हो चुकी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी भौगोलिक ज्ञान था उसको एक जगह संगठित करने का काम किया और इस आधार पे जो इनकी पुस्तकें हैं वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। और जो पुराने विचारक हुए थे उनकी अधिकांश पुस्तकें क्या है, वो विलुप्त हो चुकी थी। स्ट्रैबो ने हिस्टोरिकल मेमोरीज नाम से 43 ग्रंथों की रचना की। यानी क्या है आपका हिस्टोरिकल मेमोरीज, यानी कि हम कह सकते हैं ऐतिहासिक जो है मेमोरीज के नाम से इन्होंने 43 ग्रंथ जो है वो और लिखे थे। स्ट्रैबो प्रथम विद्वान थे जिसने भूगोल की चारों शाखाओं, ठीक है, कौन कौन सी शाखा है आपकी, गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल के संबंध में लिखा। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल के संदर्भ में लिखा। भूगोल एवं इतिहास के बीच के गहरे संबंध को उसने स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो यूनानी भूगोलवेत्ता हुए थे हेरोडोटस, उन्होंने ये कहा था इतिहास का भूगोल की दृष्टि से और भूगोल का इतिहास की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्ट्रैबो, कि इतिहास और भूगोल क्या है, एक दूसरों से अंतर संबंधित है। इतिहास के विकास पर भूगोल के प्रभाव का वर्णन करते हुए उसने यह लिखा कि इटली की विशेष सुरक्षित स्थिति के कारण ही इस देश के निवासी प्रगतिशील एवं विकासशील रहे हैं। तो किसी भी देश का जो विकास होता है उस क्षेत्र के भौगोलिक जो स्थितियां होती हैं उस पर निर्भर करता है, ऐसा इन्होंने भी कहा। स्ट्रैबो को नियतिवादी चिंतक का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। तो इससे पहले हमने देखा था जो यूनानी विचारक हुए थे आपके अरस्तु, तो उन्होंने भी नियतिवाद की बात की थी। और नियतिवाद में क्या होता है, ये भाग्यवादी होते हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा सब कुछ क्या है, पहले से ही पूर्व रचित है। तो स्ट्रैबो भी क्या है, इसी बात के एक महत्वपूर्ण विचारक थे। उन्होंने भी इसी संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण विचार दिया था। उन्होंने पहली बार एटलस और विसुवियन का वर्णन किया। तो ये जो एटलस पर्वत है आपका, ये कहाँ है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है इस समय। और विसुवियन जो है आपका ये भूमध्यसागर में स्थित पर्वत है। और ये जो पर्वत है आपका, ये ज्वालामुखी पर्वत है, विसुवियन पर्वत। तो विसुवियन पर्वत को उसने जलता हुआ पर्वत कहा, क्यों कहा, क्योंकि ये ज्वालामुखी पर्वत था, इसलिए उसको जलता हुआ पर्वत कहा। उसने अधिवासित प्रदेशों के लिए, यानी जो वहां जहाँ पे लोग निवास करते थे, तो स्ट्रैबो ने क्या किया, अधिवासित प्रदेशों के लिए ओकुमेन शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया, ओकुमेन शब्द का प्रयोग किया, जिसे वर्तमान समय में इकुमैन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम इस समय, इकुमैन कहते हैं। ठीक है, तो इस समय इकुमैन कहते हैं, उस समय क्या बोलते थे, उस समय उसको ओकुमैन कहते थे। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत अर्थात
ओब्लांग माना, यानी क्या है कि जो है इन्होंने ये नहीं कहा कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार है, बल्कि क्या कहा, इन्होंने कहा पृथ्वी की आकृति कुछ अंडे के आकार की, कुछ प्रवलयाकार, इस प्रकार से इन्होंने बताया कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है, जो कि हम जानते हैं आज। इसी प्रकार से हम देखते हैं स्ट्रेबो ने क्या है, भूगोल के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन से हैं आपके, नेक्स्ट हुए आपके प्लिनी। तो इनका समय क्या है, इनका जो समय है वो 27 एडी से, यानी 27 ईसा पूर्व से 79 एडी तक रहा, 79 ईसा पूर्व तक रहा। तो 27 में ये पैदा हुए थे, 79 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इस दौरान क्या है, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आइए देखते हैं इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। तो जो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है इनकी पुस्तक। इन्होंने क्या है, हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक लिखी थी। क्या नाम था इसका, हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक लिखी थी। और जो ये प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें इन्होंने ब्रह्मांड, जीव विज्ञान तथा मानव विज्ञान का वर्णन किया था। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आपसे पूछता है कि हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक कौन लिखे थे, आपके प्लिनी लिखे थे। और इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में ब्रह्मांड के विषय में है, जीव विज्ञान के विषय में है, मानव विज्ञान के विषय में है। और इसीलिए क्या है, ब्रह्मांड के संदर्भ में बात करते हैं, इसीलिए क्या है, ये भूगोल के विकास में ये भी एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉलमी के ऊपर। 19 एडी से 168 एडी तक, यानी कि 19 ईस्वी से 68 ईस्वी तक का जो समय है किसका है, आपका टॉलमी का है। ये भी क्या है, आपके रोमन विचारक थे। टॉलमी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, ये देखिए इनका चित्र है टॉलमी का, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टॉलमी ने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला एवं सामान्य भूगोल के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इन्होंने क्या है, गणितीय भूगोल, हम देखेंगे आगे चल के जो मात्रात्मक क्रांति होती है वहां पे क्या है, गणितीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मानचित्र कला यानी कार्टोलॉजी, और जनरल जो आपका ज्योग्राफी होता है, सामान्य भूगोल होता है, उसके क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक क्या थी, अल्मागेस्ट थी। तो अल्मागेस्ट क्या है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो ये क्या है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह गणित एवं, यानी क्या है, इसमें गणित एवं खगोल विज्ञान पर लिखा गया एक विस्तृत ग्रंथ है। यानी क्या है, इसमें गणित के विषय में लिखा गया है और खगोल विज्ञान के संदर्भ में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अल्मागेस्ट के अलावा, यानी कि अल्मागेस्ट पुस्तक के अलावा इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की। कौन कौन सी लिखी थी आपकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जियोग्राफिक सिंथेटिक्स लिखा, भूगोल की रूपरेखा लिखा, और एनालिमा लिखा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अल्मागेस्ट और एनालिमा जो है ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई किताबें हैं आपका, तो ये तो पता होना चाहिए। और चौथी जो पुस्तक है इनकी, एक है आपका जियोग्राफिया, जो इन्होंने लिखी थी। इन्होंने कुल मिला के 4 पुस्तक ये है, और एक ये 5 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो एग्जाम में आपसे पूछता है। देखते हैं हम लोग आगे जो है नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा। तो यानी स्ट्रैबो ने सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेपण के संबंध में, यानी जो प्रक्षेप बनाते हैं, प्रक्षेपण के संबंध में अक्षांश एवं देशांतर शब्दों का प्रयोग किया। यानी अक्षांश, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, लेटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है, देशांतर। तो जो अक्षांश और देशांतर शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, स्ट्रैबो के द्वारा किया गया था। तो पहले क्या था, ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से खींचते थे कि ये देशांतर रेखाएं हैं आपकी, और जो है इस प्रकार से पृथ्वी पर क्या है, कुछ क्षैतिज रेखाएं जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेकिन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का नामकरण किसने किया था, वो स्ट्रैबो के द्वारा किया गया था। भूगोल के क्षेत्र में टॉलमी का मुख्य योगदान प्रक्षेपों की रचना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मानचित्र कला में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, और जो मानचित्र कला होती है वो एक प्रकार से गणित से ही संबंधित होती है। उसने शंक्वाकार प्रक्षेप के रूपांतरण किए एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविमीय प्रक्षेप का प्रयोग किया, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र के लिए उन्होंने थ्री डायमेंशनल इमेज बनाई थी और शंक्वाकार प्रक्षेप को रूपांतरित किया, ठीक है। तो इनके ये महत्वपूर्ण कार्य थे। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल क्या है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। तो टॉलमी ये बोलते थे कि भूगोल क्या है, भूगोल कुछ नहीं है, भूगोल मानचित्र कला का अध्ययन है, ऐसा ये उनका मानना था। टॉलमी का मूल उद्देश्य
टॉलमी का मूल उद्देश्य खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व के मानचित्र का सुधार करना था। यानी कि खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर हम विश्व का एक जो है मानचित्र निकाले जो एकदम सही हो, ऐसा इन्होंने करने का प्रयास किया। टॉलमी ने विश्व के मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया। उसने इस मानचित्र की दो अच्छी बातें हैं। इस मानचित्र की दो अच्छी बातें हैं। पहला क्या है, उसने पहली बार अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व मानचित्र का निर्माण किया। तो इसके पहले जैसे हम देखे थे कि आपका ऐसे एक मानचित्र बनाया गया था और यहाँ पे क्या था, आपके चारों तरफ क्या है, सागर सरिता थी और बीच में क्या है, स्थलखंड था। और स्थलखंड को ऐसे हमने क्या किया, तीन भागों में बांट दिया था कि इधर क्या है आपका ये यूरोप हो गया, इधर आपका, और इधर आपका जो है ये लीबिया हो गया, यहाँ पे लीबिया हो गया, यहाँ एशिया हो गया, ऐसे बांटा गया था। लेकिन यहाँ पे कोई रेखाएं नहीं थी अक्षांश देशांतर। तो टॉलमी ने क्या किया, टॉलमी ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर मानचित्र का निर्माण किया। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया था, विश्व मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों का विभाजन किया। जैसे हम देखते हैं क्या होता है कि अक्षांश जो रेखा होती है, इस रेखा से दूर जाने पर दिन की लंबाई पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है, लेकिन लंबाई उसी अकॉर्डिंग होती है। यानी कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर इन्होंने ये भी बताया कि दिन की लंबाई कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा होती है। फिर जो स्ट्रैबो ने क्या बताया था, इन्होंने विषुवत रेखा एवं अक्षांशों को समांतर वृत्त की सहायता से प्रदर्शित किया एवं देशांतर को सीधी रेखाओं द्वारा दिखाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाओं के रूप में, जो भी समांतर ऐसे वृत्त होते हैं उस रूप में दिखाया। ठीक है, इस प्रकार से समांतर वृत्त के रूप में दिखाया और देशांतर रेखाओं को सीधे सीधे दिखाया था। ठीक है, और जो ये रेखाएं थी क्या है, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोणों पर काटती थी। इस प्रकार से समकोणों पर काटती थी आपकी। मानचित्र की सीमा के बाहर एक बिंदु पर मिलती थी। और इन्होंने ये भी कहा कि जो ये रेखाएं हैं आपकी देशांतर रेखाएं क्या है, मानचित्र के बाहर एक बिंदु पर मिल जाती। इन्होंने ऐसा बताया था और ऐसा है भी आपका। स्ट्रैबो प्रथम विद्वान था जिसने बोलगा नदी की जानकारी प्राप्त की एवं अपने मानचित्र पर अंकित किया। यानी जो बोलगा नदी बहती है आपकी, उसके विषय में भी उन्होंने बताया था। इससे पहले एक क्वेश्चन आपका बनता है कि नील नदी के संदर्भ में और उसके डेल्टा के संदर्भ में किसने बात की थी, ये हम इसके पहले के वीडियो में देखें, इसको एक बार देखिएगा। टॉलमी ने सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में अंकित किया। ठीक है, और गंगा एवं उसकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में अंकित किया और गंगा और उसकी जो सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया था। टॉलमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की परिकल्पना की। ठीक है, एक महाद्वीप की परिकल्पना की। वास्तव में यह अंटार्कटिका महाद्वीप था। ठीक है, जो हम जानते हैं कि दक्षिण में क्या है, आपका अंटार्कटिका महाद्वीप जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो ये एक कल्पना की थी, कोई पहुंचा नहीं था, लेकिन इनका ये मानना था ऐसा है, जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला। तो सोचिए कि कैप्टन कुक ने क्या किया, उसको खोजा, 18वीं शताब्दी में खोजा था और ऐसा था के विषय में स्ट्रैबो ने बताया था। और इसी आधार पे क्या है, कैप्टन कुक वहां गए थे और उन्होंने देखा वास्तव में कि ये सत्य है। कितने लोग आगे, टॉलमी जो है संसार के किया था। ठीक है, इसको बोलते हैं इमागो मुंडी। तो टॉलमी ने इमागो मुंडी या संसार के मानचित्र का निर्माण किया था, जो आगामी कई शताब्दियों तक भौगोलिक जगत में मान रहा। क्या है, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने संसार के मानचित्र का निर्माण किया था, जो कि क्या है, काफी समय तक मान रहा। टॉलमी के लेखों से खोज के एक महान युग में भूगोलवेत्ताओं एवं अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा या अनजान भूमि की खोज की प्रेरणा मिली। तो जो भी नई खोजें हुई, जैसे हमने जो है अमेरिका की खोज की, जिसे नई दुनिया कहा गया, भारत की खोज हुई, अंटार्कटिका की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, तो ये सब खोज जो हुई है, जो अनजान भूमि खोज हुई है, ये सब क्या होता है, ये सभी टेरा इनकॉग्निटा इसको कहा गया, जो भी ये खोजें हुई थी। इस प्रकार से टॉलमी ने क्या किया, टॉलमी ने भूगोल के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका पोम्पोनियस मेला। जो पोम्पोनियस मेला है, इनका अगर हम समय देखते हैं तो इनका समय 335 ईसा पूर्व से, सॉरी ईसा पूर्व बोल रहे हैं, 335 ईस्वी से 391 ईस्वी के मध्य रहा। तो ये क्या है आपका पोम्पोनियस मेला है। इन्होंने क्या किया हम देखते हैं तो इनकी पुस्तक 2 खंडों में, ठीक है, इनकी पुस्तक 2 खंडों में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई। प्रथम खंड को जो है कॉस्मोग्राफी एवं द्वितीय खंड को डी कोरियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो इनकी पुस्तक जो है वो लैटिन भाषा में थी, 2 खंडों में थी। प्रथम खंड को क्या कहा गया, कॉस्मोग्राफी कहा गया, और दूसरे खंड को क्या कहा गया, दूसरे खंड को डी कोरोग्राफिया कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका ये महत्वपूर्ण योगदान था। और भी योगदान दिए हैं, लेकिन हमको जो परीक्षा में जो आता है वो हमको देखना है। आइए देखते हैं आगे। तो विकास में भौगोलिक ज्ञान के विकास की दृष्टि से टॉलमी का काल, यानी टॉलमी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, तो टॉलमी का काल जो है वो चरम बिंदु था, जिसे यूनानी एवं रोमन लोगों ने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे कि जो रोमन भूगोलवेत्ता हुए थे, इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए यूनान के पश्चात, यानी यूनानी जो विद्वान हुए थे उसके पश्चात रोमन विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। अब क्या है, जो रोमन लोगों के पश्चात क्या आरंभ होता है, एक अंध युग आरंभ होगा। यानी अब क्या होगा कि जो भूगोल है उस पर जो है धार्मिक विचारों का प्रभाव छाएगा, अंध युग का आरंभ होगा। ठीक है, तो अंध युग को हम देखेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।